नमस्कार दोस्तों। आपकी घटना चक्र समसामयिकी की पुस्तक आ चुकी है। यूपी पीसीएस 2023 के लिए बहुप्रतीक्षित पुस्तक है और यहाँ से आपके 30 से 35 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। घटना चक्र दृष्टि के नाम से है। इसमें आपकी 1 मई 2023 से लेकर के 1 मई 2023 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक सारी घटनाएं इसके अंदर संकलित की गई हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इसमें क्या छोड़ना है और क्या जरूरी है हमारे परीक्षा के लिहाज से। तो इसमें सबसे पहली जो खबर दी गई है वह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने से दी गई है। दूसरी, इसमें हमें देखना है कि यहाँ से हमारा प्रश्न किस प्रकार बनेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं, ये आपको ध्यान से देखने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य के कुल वैध मत का न्यूनतम 6% मत प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, उसने किसी लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें भी जीती हो। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो या उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों के दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। फिर हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय यानी स्टेट पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये जो उपयुक्त सभी शर्तें हैं, इन सभी शर्तों को पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है कि 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने, तो यहाँ पर आपका आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है। तो आपको निर्वाचन आयोग भी ध्यान से देखना है। तो केवल आपको घटनाएं नहीं देखनी, उन घटनाओं से रिलेटेड हमारे किस स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको साथ में देखना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ 2 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा भी समाप्त किया गया, जिसमें पहली पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। तो अब कुल कितनी राष्ट्रीय दल की पार्टी हमारे देश में बची हैं? कुल हमारे देश में बची हैं 6 पार्टीज हमारे देश में यहाँ पर अब बची हैं। हाल ही में संपन्न हुए थे कहाँ के? गुजरात के चुनाव, जिसकी वजह से क्या है, आम आदमी पार्टी को ये दिया गया। ये देखिए राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इसमें सबसे नई जुड़ी है। साथ में क्या इसका चुनाव चिन्ह है, ये आपको पता ही है, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। और ये आपकी यहाँ पे खबर कंप्लीट होती है। इसके बाद एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया था, इसके बारे में आपने सुना होगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या था कि इसकी घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में, और इसे अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबीतू। ये आपको ध्यान रखना होगा पूरा कि कहाँ से लॉन्च किया है। सबसे पहली बात है कि अरुणाचल प्रदेश से लॉन्च किया है, वहाँ के अंजाव जिले के किबीतू गांव से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये देखते हैं कि वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है इसमें ये क्या जरूरी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, सेंट्रल की प्रायोजित योजना है, और इसकी मंजूरी अभी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। और इसमें कितना 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट
आवंटित किया गया। और ये इस योजना के तहत 4 राज्यों, कौन कौन से 4 राज्यों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से इनमें से ऐसा राज्य नहीं है जो वाइब्रेंट विलेज के लिए चुना गया। तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, यह संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों, 46 ब्लॉकों और 2,967 गाँव को समग्र रूप से शामिल किया गया है। इसका जो पहला स्टेज है, फर्स्ट चरण जो है, उसमें 662 गांव की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के स्थित हैं। तो ये जो सीमावर्ती गांव हैं उत्तर के, उन्हीं के लिए ग्राम पंचायतों की सहायता से ये चलाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। क्या अभी इन तीनों राज्यों में हाल ही में इलेक्शन हुए थे? और इसमें सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि मेघालय की सीट कितनी थी, नागालैंड की और त्रिपुरा की। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा तीनों की जो सीटें थी वो बराबर थी, सेम थी। 60 सीट्स पर तीनों का इलेक्शन हुआ था। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। और दूसरा इसमें देखना है आपको कि इसमें देखना है कि ये जो इलेक्शन हुए इसमें कौन सी पार्टी जीती और कौन इसके मुख्यमंत्री बने। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इन सब की आपको क्या करनी है, राजधानी और राज्यपाल भी देख करके जाने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गए। इसमें देखिए कि आपकी कुल संख्या कितनी थी, 60, और इसमें से 59 पर इलेक्शन हुए। और एक जो सिहियोंग निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ पर इलेक्शन इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक नेता की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कॉनरेड संगमा, ये पहले भी यहाँ पर क्या थे, पहले भी यहाँ पर वो थे मुख्यमंत्री, और ये फिर से मुख्यमंत्री बने हैं कॉनरेड संगमा जी। ये कौन सी पार्टी से थे? नेशनल पीपल्स पार्टी से। और कॉनरेड संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसमें देख लीजिए नागालैंड, नागालैंड में जो इस बार इलेक्शन हुए वहाँ पर भी 60 सीट्स पर इलेक्शन हुआ। और 59 ही सीट पर, ये 59 सीटें अनुसूचित जाति के लिए वहाँ पर आरक्षित हैं। साथ में हम देखेंगे कि 59 सीट्स पर ही यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ। और यहाँ की जो अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर एक प्रत्याशी काझेतो किनिंगी निर्विरोध चुने गए। इस वजह से यहाँ एक सीट पर इलेक्शन नहीं हुआ। और साथ में ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व यहाँ पर देखा गया, जिसमें चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक भी निर्वाचित हुई है, जिनका नाम है हेकानी जखालू। और दीमापुर के 3rd निर्वाचन क्षेत्र से ये विजयी घोषित हुई हैं। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार 5वें कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। नेफ्यू रियो, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? नेफ्यू रियो। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा राज्य, तीसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर इलेक्शन हुए? नागालैंड के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा विधानसभा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कमेंट में बताएंगे। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यकाल है वह 22 मार्च 2023 को पूरा हुआ था। और यहाँ 16 फरवरी 2023 को एक चरण में करवाए गए थे इलेक्शन। अब हमें यहाँ इम्पोर्टेंट देखना है कि जिसमें 60, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर भी कुल सीटें कितनी थी? 60। और इन 60 सीटों पर इलेक्शन हुए। 10 सीटें अनुसूचित जाति और 20 सीटें अनुसूचित जनजाति की थी। यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं माणिक साहा। माणिक साहा दूसरे कार्यकाल के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। और ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। यहाँ बीजेपी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है नागालैंड। ये बनाई है आपकी त्रिपुरा विधानसभा क्षेत्र में।
ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ नागालैंड लिखा हुआ है चुनाव परिणाम में, और ये होना चाहिए आपका त्रिपुरा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको त्रिपुरा देख लेना है, क्योंकि नागालैंड का चुनाव पिछली स्लाइड में आपने देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी जो खबर देखते हैं वह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है, नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायिक पालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। यहाँ से आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसमें देखना आपको ये है कि इस रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। और ये जस्टिस रिपोर्ट में, इस जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। साथ में देखना है कि बड़े एवं मध्य आकार के राज्य और छोटे राज्य, ये 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। इसमें कौन जो है शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपके लिए वह है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान यानी 18वीं रैंक पर आया, और 18वीं रैंक पर आया ये याद रखना है। और फर्स्ट रैंक पर कौन आया, कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अंतिम 3 राज्य थे, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक भी एक बार आप इसमें देख लीजिए। पुलिस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की 15वीं रैंक, जेल प्रणाली में 17वीं, न्यायपालिका में 15वीं और कानूनी सहायता में 18वीं रैंक दी गई, जिसकी वजह से यह उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखना है कि ये यूपी के बनारस से चलाया गया था। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ इसको लॉन्च किया गया था और ये कहाँ से कहाँ तक गया था, ये भी आपको देखना होगा। और ये जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलाया गया था। इसमें 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 2275 किलोमीटर थी। इसमें स्मरणीय तथ्य है कि विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमबी गंगा बिलास को वाराणसी से हरी झंडी दी गई थी। कहाँ से हरी झंडी दी गई थी, वाराणसी से। साथ में असम से के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर यह पूर्ण होगी। कहाँ, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर यह यात्रा पूरी होगी। और यह 3200 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली से, और जबकि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से इसमें शामिल किया गया। साथ में आप देखेंगे कि इसमें कितनी 27 नदी प्रणालियों से होकर यह गुजरेगा। और इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटों, बिहार के पटना, झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश के ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल है। इसमें एमबी गंगा बिलास में सभी विलासिता वाली सुविधाएं हैं। 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। और पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के, इसमें क्या, स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी शामिल थे। गंगा बिलास क्रूज संचालक मेसर्स अंतारा रिवर द्वारा संचालित है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 62 मीटर लंबा एवं 12.8 मीटर चौड़ा था। आइए हम अपनी ये देखते हैं कि टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया था इसमें। और ये पोत जो है ये प्रदूषण नियंत्रण तंत्र का इसमें मैकेनिज्म को फॉलो किया गया था। साथ में हम देखते हैं कि एमबी गंगा बिलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया था। तो ये आपसे एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, बनारस में। और टेंट सिटी जो है ये आपकी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अक्टूबर से जून तक यह संचालित होगी प्रतिवर्ष। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन इसमें किया गया था, हल्दी मल्टी मॉडल टर्मिनल का। इसके बाद हम देखते हैं कि केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। तो क्षेत्रीय भाषा, हमारे जो अनुसूची 8 के अंदर कितनी 22 भाषाएं दी गई हैं।
और आपको पता होगा कि जब ये संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितनी 14 भाषाएं थी, और इसमें अब 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें केरल की जो क्षेत्रीय भाषा है वह क्या है, मलयालम। इस मलयालम भाषा में केरल ने 2 फैसले दिए, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का जोर दिया था। इस वजह से ये हुआ है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण आदि का भी जिक्र किया गया। और साथ में इसमें स्मरणीय तथ्य में देखिए कि मलयालम भाषा को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दिया गया है। इसमें 2 केस थे, एक था वाहन क्रय ऋण से संबंधित, दूसरा था चेक डैम्स के निर्माण से संबंधित। तो ये क्या है, केरल ने अपना पहला क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला उच्च न्यायालय बन चुका है। इसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एक अनुच्छेद 324(2) के कार्य क्षेत्र के अधीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कैसे नियुक्ति की जाए उस पर बनाया गया है। इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, इसके लिए निर्णय ये लिया गया कि इसमें आपको एक कमेटी बनानी होगी, एक समिति बनानी होगी राष्ट्रपति के द्वारा। इस मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। और साथ में लोकसभा के विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल किया जाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी। अब इसमें देखते हैं एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर। इसका क्या फुल फॉर्म है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये 18 जनवरी 2023 को जारी की गई, और इसमें क्या है कि रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई। इसमें आपको देखना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे सिर्फ 3 राज्य हैं जहां 15 से 16 वर्ष आयु की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट खबर है हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना। अभी तक उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है वहाँ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब जो है आपका हुबली जंक्शन, ये कहाँ का है, कर्नाटक का। ये कर्नाटक का जो जंक्शन है ये सबसे बड़ा बन चुका है। आपको देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इसके बाद दूसरा गोरखपुर जंक्शन आ चुका है उत्तर प्रदेश का, 1366 इसकी मीटर लंबाई है। कोल्लम जंक्शन केरल का है जो 1180। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल 1072। ये इसके बाद स्टेट स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका का है 1067। तो ये सबसे लंबा हो चुका है। इसकी जो उद्घाटन था वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो आइए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि विदिशा कहाँ का राज्य, किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है विदिशा। और विदिशा में क्या है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। तो आकांक्षी जिला क्या है, आकांक्षी जिला क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 जनवरी में। तो ये भी आपको याद रखना है कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम कब चला गया था, जनवरी 2018 में। और इसमें उत्तर 112 आकांक्षी जिले थे, 112 आकांक्षी जिले थे, और उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र। तो ये इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। और ये 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन चुका है। इसके बाद देखते हैं कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। जो संविधान साक्षर जिला है वह कहाँ का है, केरल के कोल्लम का।
तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोल्लम कहाँ है, केरल में। दूसरा इसका आगे देखते हैं कि ये पहला संविधान साक्षर जिला का मतलब ये है कि ये जो कोल्लम केरल का है, यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा की और यहाँ पर द सिटीजन 2022 के नाम से एक अभियान चलाया गया जिसमें संविधान साक्षरता की गई। यहाँ के जो जनसंख्या थी उसको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए और इसके संविधान के बारे में जागरूकता की गई। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है भारत की। इसके द्वारा भारत अपने आप को साक्षर यानी अपने आप की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी फ्री इंडिपेंडेंट एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये राष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत ने एक और टारगेट रखा है नेट जीरो का। यहाँ कार्बन नेट जीरो की बात हो रही है वर्ष 2070 तक। और इसमें हमें क्या इम्पोर्टेंट देखना है कि ये 4 जनवरी 2023 को कैबिनेट के द्वारा पारित की गई थी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये इसमें जो 19,744 करोड़ का व्यय होगा और मिशन जो है 2030 तक संभावित इसमें कुछ परिणाम रखे गए हैं जिसमें सबसे पहला है 125 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा क्षमता का पाना। उसके बाद कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता। और हरित उत्पादन क्षमता इतनी करने की तैयारी है जिससे कि हम अपना जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम ईंधन है उसको अगर उसका हमें आयात ना करना पड़े बल्कि हम हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना शुरू कर दें। इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन में कमी आएगी। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य इसमें भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर देश बनना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं ये आगे की वीडियो हम आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और अभी तक की जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और ये आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे ज़रूर देखते रहिए, आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप अपनी मेहनत करते रहिए और पेपर की जो तारीख है वह 14 मई है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अभी किसी भी अफवाह के चक्कर में मत पड़िए। अभी जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। अपनी तैयारी को और भी तेज करते रहिए।